हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट में बॉटनी वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। पादप जगत के बारे में हमने शैवाल को पढ़ लिया, ब्रायोफाइट को पढ़ लिया, टेरिडोफाइट को पढ़ लिया। अब अगला जो पादप वर्ग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। इनको नग्न बीजी या अनावृत बीजी पादप के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्लास उन सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट से, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, एनबीएस और अन्य एग्जाम जो बायोलॉजी से संबंधित है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन सब के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वे सभी स्टूडेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य क्लासेस को भी जरूर देखें। चलिए हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। पादप जगत जिम्नोस्पर्म, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नग्न बीजी पादप या अनावृत बीजी पादप के रूप में भी जानते हैं। नग्न बीजी पादप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, और जब बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता तो इनमें फल का निर्माण भी नहीं होता है। देखिए, स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है, उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है जिम्नोस्पर्म और दूसरा वर्ग है एंजियोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं, इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, और एंजियोस्पर्म पादप हैं, इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, तो ऐसे पौधों में फल का निर्माण नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म में बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है तो फलों का निर्माण होता है। और फेनेरोगैम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दोनों कैसे हैं? पुष्पीय पादप हैं जिनमें बीज का विकास होता है। अब हम बात करें जिम्नोस्पर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जिम्नोलॉजी कहलाता है। और जिम्नोस्पर्म के पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? C.J. चैम्बरलिन को फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्यतः परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें भारतीय जिम्नोस्पर्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? पीडी डोगरा को फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी कहा जाता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कथन है, गोयबल ने जिम्नोस्पर्म को अंडाशय रहित पुष्पोद्भिद कहा, यानी कि ऐसे पुष्पीय पादप जिनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है, फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि जिम्नोस्पर्म फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी होते हैं? तो वह किसने कहा था? गोयबल ने कहा था कि जिम्नोस्पर्म विदाउट फेनेरोगैम्स विदाउट ओवेरी होते हैं। जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ होता है, जिम्नो माने होता है अनावृत यानी कि आवरण रहित संरचना, स्पर्म माने होता है बीज। तो यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आगे हम जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिन पर बीजांड अंडा से भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा निषेचन के बाद में भी क्या रहते हैं? बीजांड अनावृत रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में झाड़ियां, मध्यम तथा लंबे वृक्ष होते हैं। ज्यादातर इनमें झाड़ियां या वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें अंडाशय का अभाव होता है, अतः फलों का निर्माण नहीं होता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में फलों का निर्माण नहीं होता है। देखिए, अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं वो शीतोष्ण वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि कोनिफर शंकुधारी जो वृक्ष हैं वो शीतोष्ण वातावरण में पाए जाते हैं। भारत में जो शंकुधारी वृक्ष हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, काष्ठीय होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं, पेरेनियल होते हैं। बहुवर्षीय का अर्थ होता है कि लंबे समय तक ये पौधे क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं जिम्नोस्पर्म के पादप। कुछ जिम्नोस्पर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है? एफेड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। आगे हम बात करें, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? जैमिया पिग्मिया को सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोइया सेम्परवायरेंस को सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंटों को इसको याद रखना चाहिए कि सिकोइया सेम्परवायरेंस न केवल जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा पादप है, यह पादप जगत का भी सबसे बड़ा पादप है। तो फादर ऑफ फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। इसे रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म प्लांट है और यह कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। सिकोइया सेम्परवायरेंस पूरे विश्व में सबसे बड़ा पादपों में सबसे बड़ा पादप है, इसीलिए पादपों का पिता भी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। वन का पिता इसको हम बोलते हैं, सिकोइया सेम्परवायरेंस। क्वेश्चन देखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा पादप किस वर्ग से संबंधित है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? तो इसका आंसर आएगा आपका जिम्नोस्पर्म। आगे हम बात करें, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म पादप है जिसका तना
मोटा होता है, सर्वाधिक मोटा होता है, तो वह है टैक्सोडियम मैक्सिकैनम। टैक्सोडियम मैक्सिकैनम का तना सबसे ज्यादा मोटा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पाइनस की जड़ तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसे कवक मूल माइकोराइजा कहा जाता है। दोबारा सुनिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइनस की जड़ तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसे कवक मूल माइकोराइजा कहा जाता है। और साइकस की जड़ और साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसे हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं, प्रबाल मूल कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रबाल मूल। तो माइकोराइजा का संबंध पाइनस से है और कोरेलॉइड रूट प्रबाल मूल का जो संबंध है वह साइकस से है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत बार ये रिपीट भी होते हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म के पादप शरीर की रचना के बारे में बात करें तो मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट होता है, बीजाणु होता है, अर्थात मुख्य पादप शरीर इनका कैसा रहता है? 2n होता है। तना अशाखित तना पाया जाता है साइकस में, और शाखित तना पाया जाता है पाइनस और सिड्रस में। पाइनस और सिड्रस में शाखित तना पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म की जड़ जो होती है वह मूसला मूल होती है। पत्तियां सरल व संयुक्त होती हैं। साइकस में पत्तियां पिच्छाकार होती हैं, कई वर्षों तक रहती हैं। साइकस में पत्तियां कैसी होती हैं? पिच्छाकार होती हैं, जो कई वर्षों तक पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी व वायु को सहन कर सकती हैं। साइकेड्स में फर्न के समान शिशुपर्ण कुंडलित किस्लय विन्यास पाया जाता है। देखिए, जिस तरह से कुंडलित किस्लय विन्यास, इस तरह का विन्यास जो फर्न में पाया जाता है, इसी तरह का विन्यास साइकेड्स जो साइकस में जो तरुण पत्तियां होती हैं, शिशु पत्तियां होती हैं, उनमें कुंडलित किस्लय विन्यास पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कुंडलित किस्लय विन्यास पाया जाता है? सार्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। तो साइकेड्स है, अर्थात साइकस पादप वाला जो वर्ग है उसमें कुंडलित किस्लय विन्यास पाया जाता है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई के समान होती हैं, अर्थात यानी पाइनस वर्ग जो कोनिफर हैं उनमें पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, क्यूटिकल मोटी पाई जाती है, और रंध्र जो है वो गर्त में स्थित होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। देखिए, यह ऐसे स्थानों पर पाए जाएंगे जो ऊंचे होंगे और मरुभूत वनस्पतियां होंगी, वहां पर ये पाए जाते हैं। जहां पानी की कमी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनकी पत्तियां कैसी रहती हैं? निडल लाइक स्ट्रक्चर रहती हैं, सुई की तरह होती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, साइकस में सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कैसी पत्ती होती है? पिच्छाकार पर्ण होती है। और पाइनस में सुई के जैसी पत्ती होती है, सूच्याकार पर्ण होती है पाइनस में। तो पाइनस में सूच्याकार पर्ण होती है और साइकस में पिच्छाकार पर्ण होती है। जिम्नोस्पर्म के तने में संवहन ऊतक यू स्टील प्रकार का पाया जाता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म का सामान्य लक्षण यह है कि जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल सहायक कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक वर्ग है, नीटेल्स गण है, जिसमें नीटम, एफेड्रा, बेल्वेस्चिया आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये पेपर में क्वेश्चन कि किसमें बेसल्स व कंपेनियन सेल पाई जाती हैं? नीटम, एफेड्रा, बेल्वेस्चिया में बेसल्स, वाहिकाएं और सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म में जब मैं बता रहा था कि तना इनका मोटा होता है, तो तना मोटा होने का कारण है द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना। द्वितीयक वृद्धि के कारण इनका तना मोटा होता है और कास्ट का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म में दो तरह की कास्ट पाई जाती है, मोनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक। यहाँ से भी प्रश्न सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोनोजाइलिक कास्ट किसकी होती है? साइकस की मोनोजाइलिक कास्ट होती है और पिग्नोजाइलिक कास्ट पाइनस व सिट्रस की होती है। पहले ही हम ये समझते हैं कि मोनोजाइलिक कास्ट कैसी होती है। देखिए, ऐसी कास्ट जो विरल होती है या कम सघन होती है, उस कास्ट को मोनोजाइलिक कहा जाता है। और ऐसी कास्ट जो सघन होती है, कठोर होती है, दृढ़ होती है, उस कास्ट को पिग्नोजाइलिक कहा जाता है। और पिग्नोजाइलिक कास्ट जो है वो पाइनस और सिट्रस में मिलती है, और मोनोजाइलिक कास्ट किस में मिलती है? साइकस में मिलती है। और कास्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है? द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होता है। द्वितीयक वृद्धि में कैम्बियम के कारण तने की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम जिम्नोस्पर्म में जनन के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु पादप है, हेट्रोस्पोरस है। अब हेट्रोस्पोरस का मतलब हम समझ चुके हैं कि हेट्रोस्पोरस ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अगुणित लघु बीजाणु मतलब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और अगुणित गुरु बीजाणु हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण होगा। हेट्रोस्पोरस का अर्थ तो यही है कि हेट्रोस्पोरस में दो तरह के बीजाणु का निर्माण, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है।
और नर युग्मक होता है वो हैप्लॉइड लघु बीजाणु होता है और मादा युग्मक हैप्लॉइड गुरु बीजाणु होता है। बीजाणु ध्वनियों में दोनों प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, और मेगास्पोर को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। बीजाणु ध्वनियां बीजाणु पर्ण पर लगी होती हैं। बीजाणु पर्ण सर्पलाकार रूप से तने पर लगे होते हैं और यह सघन शंकुनुमा संरचना बनाते हैं। जिन शंकुओं पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु ध्वनि स्थित होती है उन्हें हम नर शंकु कहते हैं, और जिन शंकुओं पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु ध्वनि स्थित होती हैं उन्हें हम मादा शंकु कहते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म में जनन संरचनाओं युक्त नर शंकु और मादा शंकु दोनों पाए जाते हैं। आगे हम बात करें लघु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु ध्वनि में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और यह लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट्स में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण का विकास लघु बीजाणु ध्वनि में होता है। कहाँ पर होता है, परागकण का विकास लघु बीजाणु ध्वनि में होता है। जिम्नोस्पर्म में बीजाणु ध्वनि का निर्माण यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात कोशिकाओं का समूह बीजाणु ध्वनि का क्या करता है, विकास करता है। जिम्नोस्पर्म के पादप उभयलिंगाश्रयी अर्थात एक ही पादप पर नर तथा मादा शंकु पाए जाते हैं। ऐसे पादपों को मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, और ऐसा किसमें मिलता है, पाइनस में। यानी पाइनस में एक ही पादप पर नर तथा मादा शंकु पाए जाते हैं। और ऐसे पादप जिन पे नर तथा मादा शंकु अलग अलग होते हैं, अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं, उन्हें एक लिंगाश्रयी डायोसियस कहा जाता है। और डायोसियस का उदाहरण है साइकस, यानी साइकस का पौधा। देखिए पाइनस का पौधा जो है वो उभयलिंगाश्रयी है, इसी पर नर शंकु है और इसी पर मादा शंकु है। और साइकस का जो पौधा है वह है एक लिंगाश्रयी, अर्थात नर प्लांट अलग होगा और मादा प्लांट अलग होगा। नर शंकु सामान्यतः छोटा होता है और मादा शंकु बड़ा होता है, दीर्घजीवी होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। साइकस में सामान्यतः नर शंकु कैसा होता है, बड़ा होता है। साइकस में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पौधा है जिसमें शंकु जो है वो बड़ा होता है, तो वह है साइकस। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु का निर्माण करते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है और न्यूसिलस बीजांड के आवरण द्वारा घिरा रहता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है, विकसित होता है। 4 में से कितने विकसित होते हैं, एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। अब देखिए इसमें से 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी आर्चिगोनियम या मादा जननांग होते हैं, किसमें, गुरु बीजाणु में। अब बात करते हैं हम, यानी एक मेगास्पोर मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है और इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी आर्चिगोनियम या मादा जननांग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु ध्वनि में रह जाता है। कहाँ रह जाता है, ये गुरु बीजाणु ध्वनि में रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणु ध्वनि में ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा की तरह जो नर व मादा युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये स्पोरोफाइट में बीजाणु ध्वनि में ही पाए जाते हैं। आगे हम बात करें बीजाणु ध्वनि से परागकण बाहर निकलते हैं। बीजाणु ध्वनि से क्या बाहर निकलते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नलिका निकलती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां शुक्राणु या नर युग्मक को छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मज का विकास होता है जिससे भ्रूण का विकास होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं और यह बीज ढके हुए नहीं रहते हैं, यही कारण है इनको जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप के नाम से जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म में बीजांड ऑर्थोट्रोपस होता है, परंतु पाइनस में बीजांड कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें जो सामान्यतः क्वेश्चन जो आता है वह अपवाद से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सामान्यतः जो पूछा जाता है। अपवाद वाली चीजों का आप हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड ऑर्थोट्रोपस होता है, लेकिन परंतु पाइनस में बीजांड कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है। साइकस का बीजांड कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है।
ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ग का बीजांड जो है वो सबसे बड़ा होता है, किसका सबसे ज्यादा बड़ा बीजांड होता है, तो वह होता है साइकस का। और बीजांड में स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और एग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एग का निर्माण होता है। तो बीजांड में ही क्या पाई जाती है? स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद या एग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में परागण किस तरह का होता है। वायु परागण पाया जाता है, एनिमोफिली पाया जाता है। और जो शंकुधारी वृक्ष हैं जैसे कि पाइनस व सिट्रस में नर शंकु के प्रकीर्णन पर पराग कणों का एक पीला बादल निकलता है। इससे वातावरण में सल्फर की गंध फैल जाती है। इसे गंधक की वर्षा कहते हैं या पीली आंधी, येलो विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो येलो विंड या पीली आंधी या सल्फर की वर्षा करने वाले जो पौधे हैं वह है पाइनस व सिट्रस हैं। और ये कैसे हैं? कॉनिफर प्लांट है, शंकुधारी वृक्ष हैं जो जिम्नोस्पर्म से संबंध रखते हैं। परागकणों के बारे में बात करें तो साइकस का जो परागकण है वह 3 कोशिकीय होता है और स्पाइनस का परागकण 4 कोशिकीय होता है और एपिड्रा का परागकण 5 कोशिकीय परागकण होता है। साइकस का परागकण 3 कोशिकीय और पाइनस का परागकण 4 कोशिकीय और एपिड्रा का परागकण 5 कोशिकीय होता है। साइकस जिंको में नर युग्मक मल्टीसीलिएटेड बहुकशाभिकीय और चलायमान होता है। और जिस तरह से बीजांड साइकस का सबसे बड़ा होता है उसी तरह से साइकस का नर युग्मक भी सबसे बड़ा होता है। अब हम बात करें जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है और यह भ्रूणपोष अगुणित होता है। देखिए, अगुणित भ्रूणपोष का पाया जाना जिम्नोस्पर्म का एक लाक्षणिक गुण है। उसका कारण यह है कि एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पूर्व हो जाता है जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वह अगुणित होता है और इसका निर्माण निषेचन से पूर्व हो जाता है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वह कैसा पाया जाता है? अगुणित पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में सीड कोट पेरिस्पर्म मात्र बीजाणुद्भिद से उत्पन्न होते हैं, फीमेल स्पोरोफाइट से उत्पन्न होते हैं। और एंडोस्पर्म मात्र युग्मकोद्भिद से उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्र युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट से उत्पन्न होता है। और एम्ब्रियो का निर्माण नवीन बीजाणुद्भिद से होता है। किससे होता है? एम्ब्रियो का निर्माण नवीन बीजाणुद्भिद से होता है। तो जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो जो है वो नवीन नए स्पोरोफाइट को व्यक्त करता है। एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट को व्यक्त करता है। सीड कोट और पेरिस्पर्म फीमेल स्पोरोफाइट को व्यक्त करते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म को 3 प्रभागों में बांटा गया है, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, नीटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में साइकस आता है, कोनिफेरोप्सिडा में पाइनस, सिड्रस व सिकोया आता है, नीटोप्सिडा में एफिड्रा, नीटम और बेलवेस्चिया आते हैं। नीटोप्सिडा में क्या आते हैं? एफिड्रा, नीटम और बेलवेस्चिया। अब इनके बारे में अलग से बात करते हैं। साइकेडोप्सिडा को साइकोफाइटा भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां शीर्ष पर स्थित होती हैं, सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं, संयुक्त होती हैं और पिच्छाकार होती हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। शिशु पर्ण में फर्न के समान कुंडलित किस्ले विन्यास सर्जिनेट पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तने में रेजिन गुहिकाएं नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेजिन गुहिकाएं नहीं होती, केवल श्लेष्म गुहिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम मेनोजाइलिक होता है और बेसल्स रहित होता है। कैसा होता है? बेसल्स रहित होता है। इस वर्ग में नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी डायोसियस होते हैं। इनका पुमणु बहुकोशाभिकीय एवं चल होता है, चलायमान होता है। और पादप जगत का सबसे बड़ा पुमणु किसमें पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। बीजांड जिम्नोस्पर्म का जो नॉर्मल बीजांड है ऑर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। साइकस में गुरु बीजाणुपर्ण पृथक होते हैं, बाकी सभी वंशों में मादा शंकु पाया जाता है। तो केवल साइकस में गुरु बीजाणुपर्ण कैसा होते हैं? पृथक होते हैं। बाकी जितने भी वंश हैं उन सब में क्या पाया जाता है? मादा शंकु पाया जाता है। इस समूह के सभी पौधों को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? साइकस, डाइऊन, बोबेनिया, इंसेफेलोटॉस इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमें साइकस ज्यादा याद रखना है क्योंकि साइकस से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉनिफेरोफाइटा या कॉनिफेरोप्सिडा में। यह जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा वर्ग समूह है और इसके पौधे शंकुनुमा होते हैं, यानी इस तरह की आकृति के होते हैं। शंकुनुमा आकृति के पौधे पाए जाते हैं तो इन्हें हम कॉनिफेरोफाइटा कहते हैं। शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां
सुई लाइक स्ट्रक्चर, सुई जैसी संरचना वाली होती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका उदाहरण क्या है? पाइनस। मूल तना पत्तियों में रेजिन कैनाल पाई जाती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेजिन कैनाल कॉनिफेरोफाइटा में पाई जाती हैं। और पाइनस की जड़ तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। जाइलम पिक्नोजाइलिक होता है। पौधा उभयलिंगाश्रय पाइनस व सिट्रस में मोनोसियस और एक लिंगाश्रय जूनिपेरस में एक लिंगाश्रय पौधा पाया जाता है, जो कॉनिफेरोफाइटा का प्लांट है, कॉनिफेरोप्सिडा का प्लांट है। आगे आप बात करें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाइनस में पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। पाइनस में कैसे परागकण मिलते हैं? पंख युक्त परागकण मिलते हैं। स्त्रीधानी में आर्चिगोनियम में ग्रीवानाल कोशिका नहीं पाई जाती और कॉनिफेरोफाइटा में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसके उदाहरण है पाइनस चीड़, सिट्रस देवदार, पाइसिया स्प्रूस, एबीज फर, सिकोया रेडवुड, जूनिपेरस सर्रू और थूजा मोरपंख इसके उदाहरण है। एक बार दोबारा समझिए, ये जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा वर्ग है, तो इसके उदाहरण है पाइनस, सिट्रस, पाइसिया, एबीज, सिकोया, जूनिपेरस और थूजा। अब हम तीसरे प्रभाग के बारे में बात करते हैं, नीटोफाइटा या नीटोप्सिडा में यह मरुस्थलीय पौधे होते हैं और उच्च विकसित जिम्नोस्पर्म पादप हैं। अनावृत बीजी के समान लक्षण पाए जाते हैं। इसमें जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाइलम में क्या पाई जाती है? वेसल्स पाए जाते हैं। इनमें पेरियंथ पाया जाता है और रेजिन गुहा का अभाव पाया जाता है। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म का एक ही वर्ग है कॉनिफेरोप्सिडा, जिसमें रेजिन गुहा पाई जाती है, बाकी किसी वर्ग में रेजिन गुहा नहीं पाई जाती। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय का अभाव पाया जाता है, फलों का निर्माण नहीं होता। इसके उदाहरण है एफिड्रा, नीटम और बेलवेस्चिया। एफिड्रा राजस्थान में पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म पादप है, जो मरुद्गत वनस्पति में पाया जाता है। अब हम जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें, देवदार, सिट्रस और जूनिपेरस वर्जीनिया से फर्नीचर व खिलौने प्राप्त होते हैं और सुगंधित तेल प्राप्त होता है, एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है। एबीज बालसेमिया या बालसम्स की छाल से कनाडा बालसम प्राप्त होता है। साइकस व नीटम की पत्तियों के रेशों से रस्सी व मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। मछली पकड़ने का जाल हम किससे बनाते हैं? साइकस व नीटम से। पाइनस जेरार्डियाना के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। पाइनस जेरार्डियाना के बीज से क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है। और साइकस रिवोल्यूटा है, साइकस के तने से साबूदाना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साबूदाना प्राप्त होता है। अगर हम औषधीय महत्व के बारे में बात करें, सिट्रस देवदार का तेल चर्म रोग और अल्सर में उपयोगी है। एफिड्रा से एफेड्रिन एल्केलॉइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग दमा, जुकाम, खांसी और श्वास रोग में किया जाता है। जूनिपेरस का तेल त्वचा रोग में लाभकारी है। जूनिपेरस का तेल किस में लाभकारी है? त्वचा रोग में लाभकारी है। नीटम के बीज का उपयोग गठिया के रोग में किया जाता है, रूमेटिक पेन में किया जाता है। गठिया का जो दर्द होता है उसमें नीटम के बीज से जो तेल बनाया जाता है वह दर्द में क्या होता है? लाभकारी होता है। सूगा की जातियों से प्राप्त टैनिन चमड़ा व रंगाई सफाई में काम आता है। कागज भी प्राप्त होता है। एबीज बालसेमिया, पिसिया, नीटम और सूगा की प्रजातियों से कागज प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनस रॉक्स वर्गाई की कास्ट से रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि इसकी जो जड़ होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है और बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे हम रेलवे की स्लीपर बनाते हैं। पाइनस रॉक्स वर्गाई के जो पौधे हैं उनसे हम रेलवे के स्लीपर बनाते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्सास ब्रेविफोलिया एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। इससे टैक्सोल औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम अंडाशय कैंसर में करते हैं। किसमें करते हैं? अंडाशय कैंसर में हम इसका उपयोग करते हैं। तो टैक्सोल जो है वो टेक्सास ब्रेविफोलिया प्लांट से प्राप्त होता है। अब देखिए, पाइनस से टर्पेंटाइन और रोजिन प्राप्त होते हैं। टर्पेंटाइन यह ऑयल के विलायक के रूप में काम आता है और रोजिन जो है वो वार्निश और स्याही बनाने में काम आता है। सागो साइकस के तने से प्राप्त होता है। जिंको बाइलोबा की पत्तियों का रस चक्कर आने में लाभकारी है। किसमें लाभकारी है? चक्कर आने में लाभकारी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, टेक्सास बकाटा की कास्ट सबसे भारी होती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट है टेक्सास बकाटा, इसकी जो कास्ट है वो सबसे भारी होती है। और थूजा प्लीकाटा की कास्ट सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक लक्षण पाए जाते हैं और एंटीबायोटिक लक्षण के कारण ये बहुत लंबे समय तक जीवित बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जिम्नोस्पर्म का जो पूरा वर्ग है वो पूरा पढ़ा हमने, और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास एक बार में समझ में नहीं आई है तो एक दो बार इस क्लास को पूरा देख लें।
देखिए, जहाँ जिम्नोस्पर्म को पढ़ने में हमें एक लंबा समय लगता है, तो एक रिवीजन या पढ़ाई के अनुसार इसको पढ़ने में हमें बहुत कम समय लगा है। निश्चित रूप से आप कम समय में इसका जिम्नोस्पर्म का बहुत अच्छा अध्ययन कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी इंक्वायरी है इस चैप्टर से संबंधित या बायोलॉजी के अन्य चैप्टर से संबंधित, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका सही आंसर दें। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और आने वाले भविष्य में आप सक्सेसफुल हों, सफलतम हों। नमस्कार, धन्यवाद।